राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज से हम शुरू करेंगे पुनीत राय की बुक, जो हिंदी साहित्य की है। बहुत अच्छी बुक है। जैसे गोविंद पांडे को हमने यूट्यूब पे पढ़ा है, वैसे पुनीत राय को भी अब हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अब टाइम है और टाइम भी खूब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी ही अब नई भर्ती आएगी, नया एग्ज़ाम होगा। तो अब हमें आज से अभी से एक नई शुरुआत करनी है। पीछे जो हुआ उन चीज़ों को भूलना है, भूल के आगे बढ़ना है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे लटके रहने का नाम नहीं है कि जो हो गया, जो गलती कर दिए। और इसमें मानिए कि गलती आप लोग किए हैं, आप लोग तैयारी नहीं किए थे, बातों को कहीं नहीं सुने हैं, कहीं ना कहीं कमी किए हैं। और जो लोग सब बातें सुने हैं, मेहनत किए हैं, वो अच्छा भी किए हैं। जो लोग अच्छे से टेस्ट लगाए हैं और पेपर धैर्य का होता है, आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा, जिसने वो बढ़िया किया, और जिसने धैर्य खो दिया वो अपना चौपट करके आ गया। तो फिलहाल जो भी हुआ उससे सीख लीजिए और आगे के लिए कमर कस लीजिए। और मत देखिए कि नोटिफिकेशन आएगा, मत देखिए कि फार्म भराएगा, एग्ज़ाम डेट आएगा तब ही हम लगेंगे, शायद तब लगेंगे तो देर हो जाएगी। अभी से लगिए। एग्ज़ाम आपको मैं कह दे रही हूँ कि अक्टूबर में हो के रहेगा टीजीटी का एग्ज़ाम, और जुलाई में एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ जाएगा कि कब कब एग्ज़ाम होंगे, फार्म कैसे कब भराएगा, कब क्या डेट रहेगी। तो बहुत जल्द सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, वक्त बहुत तेज़ी से निकल रहा है। अब देखते देखते 22 से 26 बीत गया ना, अब ये 2-4 महीने नहीं समझ में आएंगे। तो हमें इनका सही से उपयोग करना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। फिर से आप सारी प्लेलिस्ट जो बड़ी बड़ी हैं प्रैक्टिस वाली, एक एक कर उनको देखना शुरू करिए। और पुनीत राय मैं आप लोगों को डेली प्रयास करूंगी कि एक वीडियो आप लोगों को दूं, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ें। इसको पढ़ेंगे, आपका नोट्स, आपका बेस तैयार होगा। तो बहुत सारी चीज़ें अब मैं फिर से आप लोगों के लिए करूंगी, क्योंकि आप लोगों को जब तक सफल नहीं मैं देख लूँगी तब तक छोड़ूंगी नहीं। जितने लोग आप जुड़े हैं मुझसे, एक एक लोग को सफल बनाना है। जब तक कोई भी आदमी फेल हो गया, पीछे हो गया, तब तक मुझे रुकना नहीं है। जब तक आप सबका रिजल्ट नहीं बन जाता है तब तक लगातार प्रयास करते रहना है। तो जब मुझे नहीं हार मानना है तो आप क्यों हार मानेंगे? आपको भी लगे रहना है कि आप ही हार मान के बैठ जाएंगे। हार नहीं मानना है। जीवन मिलता है एक, लड़ने के लिए, जीतने के लिए। भले देर हो लेकिन जीत के दिखाइए। तो आया समझ में? तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारतीय काव्य शास्त्र, जिसे हम देखेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण है। काव्य लक्षण में 4 परिभाषाएं दी गई हैं और इनके प्रतिपादक आचार्य हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये काव्य लक्षण किसने दिया है? तो ये दिया है भामह ने। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने दिया है? भामह ने। इसके बाद है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। ये किसने दिया है? तो ये मम्मट ने दिया है। फिर है वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये दिया है आचार्य विश्वनाथ ने। और फिर है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ये दिया है पंडित राज जगन्नाथ ने। तो ये चारों काव्य लक्षण के जो प्रतिपादक आचार्य हैं उनका नाम याद रखिएगा कि कौन सी परिभाषा किस आचार्य ने दिया है। वैसे भी ये याद होगा आपको पहले से, क्योंकि ये बहुत फेमस है, चर्चित है, हम लोग पहले से भी इसे पढ़े हुए हैं। दिया है कि भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत मुनि ने मृदु दलित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्वसुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयोग योग्यता, बहुवृत्त रसमार्गता एवं संधि युक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया है। किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पे नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत मुनि ने मृदु दलित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्वसुगमता, युक्तिमता, नृत्योपयोग योग्यता,
बहुवृत्त रस मार्गता एवं सनिधि युक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया है, किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पे नहीं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, मृदु दलित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति मन त्योज्यम बहुकृत रस मार्ग सनिधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। तो ये भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है, मृदु ललित पदाध्य गूढ़ शब्दार्थहीनम। तो ध्यान देंगे ये पंक्ति किसकी है? भरत मुनि की है, नाट्य शास्त्र से। इसके बाद आगे आते हैं, आगे दिया है कि वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामह से होता है, जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव शब्दार्थों सहितो काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। तो वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ किससे होता है? भामह से होता है, जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य की संज्ञा दी है। आया समझ में? तो ध्यान रखिएगा। अब आगे आ जाइए, आगे दिया है कि आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। दंडी कहते हैं कि शरीरम तावादिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। कौन कहता है? दंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीरम तावादिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इसके बाद देखिए, आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? आचार्य पाणिनि ने। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति से उनका अभिप्राय है विशिष्ट पद रचना। विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट का अर्थ है गुणयुक्त या विशेष गुणात्मा। इस प्रकार रीति का अर्थ होगा गुणयुक्त पद रचना। इसके बाद अगला पॉइंट है कि ननु शब्दार्थो काव्यम। ये सूत्र किसका है? एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सूत्र रुद्रट का है। ननु शब्दार्थो काव्यम किसका सूत्र है? रुद्रट का। ध्यान देंगे। इसके बाद वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये कथन किसका है? तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये जो कथन है ये कुंतक का है। इसके बाद आगे आइए, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मीत। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये आचार्य केशवदास की हैं। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मीत, आचार्य केशवदास। इसके बाद आगे आइए, कोमल शब्द निबंध सुवृत्त अलंकारमय मोहन चित्त काव्य सुपद्धति शोभा महे इनके बहुपास कवि गहे। तो ये भी पंक्ति केशवदास की है। तो बस पहली लाइन याद रखिएगा, कोमल शब्द निबंध सुवृत्त अलंकारमय मोहन चित्त। अलंकारमय मोहन चित्त से भी आप चाहेंगे तो पकड़ सकते हैं केशवदास। इसके बाद चिंतामणि की एक पंक्ति है, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछी गई है। ये भी सगुन अलंकार सहित दोष रहित जो होई। ये पंक्ति किसकी? चिंतामणि की। सगुन अलंकार सहित दोष रहित जो होई, ये पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की है। इसके बाद है बत कहाऊँ रसमय जू है कवित कहावे सोए। ये किसका कथन है? तो ये भी चिंतामणि का है कि बत कहाऊँ रसमय जू है कवित कहावे सो। तो ये कथन किसका? चिंतामणि का, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बत कहाऊँ, तो बत कहाऊँ से ध्यान रखिएगा कि बत कहाऊँ वाली पंक्ति चिंतामणि की है। इसके बाद एक पंक्ति आती है कुलपति मिश्र की, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पंक्ति है, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। काव्य के विषय में ये पंक्ति किसकी है?
तो ये कुलपति मिश्र जी की है। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह लक्षण मैं करियो। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह लक्षण मैं करियो। किसकी पंक्ति? कुलपति मिश्र जी की पंक्ति है। इसके बाद आगे आ जाइए, फिर कुलपति मिश्र जी की पंक्ति आ गई। पंक्ति है, जगत अद्भुत सुख सदन, शब्द अरु अर्थ कवित्त, वह लक्षण मैंने कियो, समुझी ग्रंथ बहुचित। तो एक जगते अद्भुत लोकोत्तर वाला था, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, और एक जगत अद्भुत सुख सदन है। तो जगत अद्भुत शब्द को पकड़ लीजिए, कुलपति मिश्र की पंक्ति है। जगत अद्भुत आ गया, कुलपति मिश्र हो गए। इसके बाद आगे देखिए, अगली पंक्ति है, शब्द जीवति ही अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वहे जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। ये पंक्ति देव की है काव्य रसायन से, कि शब्द जीवति ही अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, अचलत वहे जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। ये पंक्ति देव की काव्य रसायन से है। इसके बाद आगे देखिए, आगे है, व्यंग जीव कही कवित्व को, हृदय सुधुनि पहचानी, शब्द अर्थ कहीं देह पुनि, भूषण भूषण जानी। तो ये प्रताप शाही की पंक्ति है काव्य विलास से। ये भी ध्यान रखिएगा, काव्य विलास रचना प्रताप शाही की, और उनकी पंक्ति, व्यंग जीव कही कवित्व को, हृदय सुधुनि पहचानी। तो व्यंग जीव कही कवित्व को, ये पंक्ति किसकी? प्रताप शाही की काव्य विलास से। इसके बाद आगे देखिए, अगली पंक्ति है, शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाए, अजग अद्भुत मैं अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। तो ये ग्वाल की है रसिकानंद रचना से। तो शब्द अर्थ संगम सहित आप ध्यान रखिएगा, शब्द अर्थ संगम सहित ग्वाल की रसिकानंद रचना से है। शब्द अर्थ संगम सहित ग्वाल की पंक्ति है। शब्द अर्थ संगम सहित किसकी? ग्वाल की पंक्ति है। याद हो गया? अब आगे आइए, आगे दिया है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये कथन किस आचार्य का है? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। इसके बाद अगला है कि अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है कि अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। ये कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं। इसके बाद सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान क्या है? काव्य है। कौन कहते हैं? तो कहते हैं शुक्ल जी। ध्यान रखिएगा कि सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। इसके बाद आगे देखिए, शुक्ल जी का ही स्टेटमेंट है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसके बाद एक और कथन है शुक्ल जी का, क्या है? कि जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में देखना रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, यही काव्य का लक्ष्य होता है। ये किसका कथन है? तो ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है कि जगत की नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, यही काव्य का लक्ष्य होता है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है।
अब आगे आ जाइए। अब आगे ये भी पूछा गया है हुबहू एग्जाम में ये सब कथन। ये गुलाब राय का जो कथन है ना, यूथ में आपको मिलेगा, देखिएगा। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। तो मैंने बताया था जब यूथ पढ़ रहे थे तो कि 3 कथन गुलाब राय के यूथ में दिए हैं। एक आज का निबंध आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है, और एक प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक वाला, और एक था कुछ भगवान से रिलेटेड था कथन। तो प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक आ गया, गुलाब राय लगा देना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इसके बाद आ जाइए, एक और कथन है, ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है कथन। इसे हम लोग देखते हैं ये क्या कहता है। तो ये है कि काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। ये कथन लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानवीय के व्यक्तित्व की अनुभूति है। तो केवल पहली लाइन ध्यान देंगे कि काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है। कौन कहते हैं? लक्ष्मी नारायण सुधांशु कहते हैं। आगे आ जाइए, अब नंद दुलारे वाजपेयी का देख लीजिए। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या है कि काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। तो ये कहते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे सौंदर्यमय चित्रण है। नंद दुलारे वाजपेयी। अब आ जाइए, एक और कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है, देख लीजिए। कहते हैं कि साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से हैं जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं और जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। तो ये कथन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। 2 कथन नंद दुलारे के मिल गए, ध्यान रखिएगा। एक नैसर्गिक कल्पना के सहारे सौंदर्य में चित्रण वाला, और एक साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं। ये भी नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं। इसके बाद आगे देखिए, आगे दिया है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। इसके बाद एक और हजारी का कथन देख लीजिए। दोनों फेमस है इनके कथन। कहते हैं हजारी कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये भी हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। एक कहते हैं साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है, और एक कहते हैं मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। अब आगे आ जाइए अगले पॉइंट पे। अब नगेंद्र का कथन आता है। मन लगा के पढ़िएगा, अभी से मन नहीं लगाएंगे फिर झेलना पड़ जाएगा।
तो अभी से मन लगाइए, अभी से अपने आप को एकदम उतार लीजिए कंपटीशन में, एक पल मत गवाइए, एकदम लग जाइए पढ़ाई में। निराशा और आशा कुछ नहीं होती है कि मन नहीं लग रहा पढ़ने में, अरे एक तो बेकार कर ही लिया, अब अगला भी बेकार करना है। मन लगाइए, खुद पे विश्वास रखिए, लिखिए कि मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, मुझे करना ही है। जब तक जीत नहीं जाएंगे हमें छोड़ना नहीं है। मैंने एक दिन ग्रुप में भेजा ही था कि समुंदर में जब उतर भी गए हो तो बिना मोती लिए बाहर मत निकलना, नहीं तो क्या कहेंगे लोग कि बीएड की, एमए की, सब डिग्री ली, किस काम की? जीवन भर बस बैठ के रोटी बनाने के लिए। डिग्री लिए हैं तो उसकी सार्थकता जीवन के अंतिम क्षणों में भी सिद्ध करके दिखाना है कि नहीं, हमने इसलिए नहीं लिया था, हमने कुछ करने के लिए लिया था। तो अब डॉक्टर नगेंद्र का कथन देखिए। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। ये कौन कहता है? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। इसके बाद आगे देखिए, साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। ये रामविलास शर्मा कहते हैं कि साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, रामविलास शर्मा। इसके बाद अब अज्ञे की एक पंक्ति है। अज्ञे कहते हैं कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। तो ये कहने वाले कौन हैं? अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी कहते हैं कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। इसके बाद ये सारे फेमस हैं, ये सब आपकी ज़बान पे एकदम रटे होने चाहिए। आपके कोई नींद में भी उठा के ये सब प्रश्न पूछे तो आपको गलत जवाब नहीं देना है। इसके बाद आगे देखिए, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। तो ये कथन जयशंकर प्रसाद जी का है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। कौन कहता है? प्रसाद जी कहते हैं। इसके बाद पंत जी का देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पंत जी कहते हैं कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। पंत जी क्या कहते हैं? कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। इसके बाद फिर पंत जी कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत जी क्या कहते हैं? पंत जी कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक महादेवी वर्मा का है बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। महादेवी वर्मा कहती हैं कि कविता सबसे बड़ा परिग्रह है। क्या कहती हैं महादेवी वर्मा? कि कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। ये कथन किसका? महादेवी वर्मा का। तो कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, केवल इतना ही ध्यान रखेंगे। कौन कहता है? महादेवी वर्मा कहती है। इसके बाद आगे आ जाइए। अब देख लीजिए केदारनाथ अग्रवाल क्या कहते हैं भाई। इनकी भी बड़ी अच्छी पंक्ति है। ये कहते हैं कि मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। सॉरी, केदारनाथ अग्रवाल मैंने बोल दिया था, केदारनाथ सिंह कहते हैं। तो ये केदारनाथ सिंह हो गए आपके। ये कहते हैं कि मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। कौन कहते हैं? केदारनाथ सिंह कहते हैं। इसके बाद अगला देखिए,
कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये धूमिल की पंक्ति है कि कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। धूमिल इसके बाद फिर कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल क्या कहते हैं कि कविता क्या है? भाषा में आदमी होने की तमीज है। अब इसके बाद ये परिभाषा खत्म हुई। अब आता है काव्य हेतु। तो काव्य हेतु मुझे लग रहा है हम अगले वीडियो में काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, इस वीडियो में इतना ही और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि जब आएगा नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट ना, फार्म भराना शुरू होगा ना, तो टाइम नहीं मिलेगा। 2 महीने का टाइम मिलेगा अधिक से अधिक, और फिर कहेंगे मैम समझ नहीं आ रहा है, मैम क्या करें इतना जल्दी पेपर, फिर आयोग को दोष देंगे इतना जल्दी पेपर करा रहा है, हम तैयार नहीं हैं। तो ये सब बहानों को गोली मारिए और अभी से लग जाइए, क्योंकि बहाने बनाने वालों का रिजल्ट नहीं बनता है। रिजल्ट बनता है मेहनत करने वालों का, रिजल्ट बनता है धैर्य रखने वालों का, रिजल्ट बनता है जो निराश कभी नहीं होते हैं जीवन में, जो उत्साहित रहते हैं अपने लक्ष्य के लिए, जिन्होंने ठान लिया है कि जब तक जीतेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं कितना इंतज़ार करना पड़ता है, कितना बार प्रयास करना पड़ता है, लेकिन लेके ही मानेंगे। वो आदमी हमेशा जीतता है। तो जीतने वाला बनिए और आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे। मुझे पता है इस भर्ती में भी आप लोग में से बहुत लोगों का रिजल्ट बनेगा और आने वाली भर्ती में भी बनेगा, यदि आप साथ नहीं छोड़ते हैं तो। बस खुद को मोटिवेट रखिए, पॉजिटिव रखिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, बढ़िया से रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या नंबर आपके पास है ही, नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के यहाँ शेयर करें।